नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लेखपाल के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 25 हो चुका है, 26वां आज बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं तो सबसे पहले हम डीआई और स्टैटिक्स के क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इन क्वेश्चनों को, डीआई और स्टैटिक के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है डीआई से, ये डीआई के क्वेश्चन है और ये जो है आपका स्टैटिक के क्वेश्चन है। आ रहा समझ में? डीआई में सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है एक परिवार है, परिवार के मासिक व्यय दिया हुआ है इसमें परसेंटेज के रूप में, यानी प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है। अब उस परिवार का जो कुल वेतन है, ठीक है, प्रति माह, वो कितना है? 32,000 है। तो उसी 32,000 को वो क्या किया है? व्यय किया है। किसमें? प्रतिशत के रूप में। कहने का मतलब किराना पर कितना प्रतिशत खर्च किया है? 20%। 32,000 का महीने का जो वेतन है। तो हम क्या करते हैं, आपको जैसा पहले भी बताए हैं कि हम इस तरह के क्वेश्चन का सबसे पहले हम 1% का मान निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? 1% का मान निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए 1% का निकालते हैं। देखिए पूरा कितना प्रतिशत है? 100% है। ठीक है, 100% खर्च है तो वो पूरा कितना है? 32,000। यानी 32,000 रुपये को ये क्या कर रहा है? प्रतिशत के रूप में खर्च कर रहा है। तो पूरा क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। ठीक है, तो 1% का निकाल लीजिए। 1% का क्या हो जाएगा? कितना आ रहा है? 320 आ रहा है। कहने का मतलब 1% का मान हमको मिल गया 320। तो जब 1% का मान हमको मिल गया तो इन सब का प्रतिशत नहीं निकल जाएगा, इन सब प्रतिशतों का मान भी निकल जाएगा। तो हम इसको निकाल लेते हैं, पूरे को निकालेंगे ताकि आगे जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें डायरेक्टली रख सके। चलिए निकालते हैं। आप जान गए 1% का मान कितना है? 320। तो 20% का कितना हो जाएगा? किराना देखिए 20% का क्या होगा, इसमें गुणा कर दीजिए 320। तो कितना आएगा? 6400 आएगा। ये रुपए में आ रहा है। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, शिक्षा का निकाल लेंगे। प्रतिशत दिया है 25%, 1% का मालूम है कितना हो जाएगा? 25 गुणे 320 कर दीजिए। तो इसका कितना आएगा बताइए? आएगा 8,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं मोबाइल का दिया है 6% है, तो इसको कैसे निकालेंगे? सबका वैसे निकाल लीजिए। 320 तो कितना आ जाएगा? 1920 आ जाएगा। वैसे ही आपका विविध है, देखिए तो विविध का क्या आ जाएगा? कितना है? 7 है। 7 गुणे कितना हो जाएगा? 320। तो कितना आएगा? 2240 रुपये आएगा। आ रहा समझ में? वैसे ही हम क्या करते हैं, निवेश का निकाल लेते हैं। निवेश का भी कितना है? 15% है, तो इसमें हम 320 से गुणा कर देते हैं। तो कितना आएगा निवेश का? 4800। आप लोग गुणा कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं कपड़े पर। कपड़े कितना है? 8 है। 8 क्या करेंगे? 320 से गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 2560 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं शिक्षा। देखिए शिक्षा का 2 जगह दिया हुआ है प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेते हैं। तो 19 गुणे कितना हो जाएगा? 320। ठीक है, तो इसको जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 6,080 रुपये आएगा। ये सब निकल गया, सब रुपये में निकला है। अब हमको पूरी तरह से जो आंसर है वो निकालने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम पूरे का प्रतिशत निकाल लिए हैं। आ रहा समझे? प्रतिशत का मान निकाल लिए हैं। तो अब चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, ये जब आप निकाल लिए हैं ना, तो जो क्वेश्चन बताएंगे वो एकदम आसानी से आ जाएगा, गलत होने का चांस नहीं रहेगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन इस पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है, परिवार द्वारा कपड़े और किराने को मिलाकर अनुमानित बजट कितना है, यानी कितना खर्च है। ठीक है, तो कपड़े और किराना का कह रहा है। कपड़ा कहाँ है? ये। किराना कहाँ है? ये है। तो दोनों का कह रहा है, कुल कह रहा है, मिलाकर। मिलाकर तो क्या कीजिए, आप दोनों को जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6400 और 2560। ये क्या है? किराना के कपड़े का जोड़िए। 6, 9, 8, यानी इतना रुपया क्या हो रहा है? इसका आंसर आ जाता है। पहले का है ये आंसर। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसी पे कह रहा है। दूसरा कह रहा है, अचानक एक शादी की वजह से परिवार की कुल 3040 का विविध व्यय करता है। इस शीर्षक के अंतराल बजट में निर्धारित राशि से कितनी वृद्धि हुई है। अब वृद्धि कर रहा है तो क्या करेंगे हम? 3000 कह रहा है ना, शादी की वजह से खर्च हो रहा है। कितना खर्च हो रहा है? देखिए दूसरा है 3040 हो रहा है। आ रहा समझ में? और देखिए विविध कर रहा है। ठीक है, तो विविध का कितना वैल्यू है? यहाँ देखिए 7% है। ठीक है, तो उसका 7% का कितना मान आया? 2240। तो 2240 इसमें से घटा दीजिए, तभी तो वृद्धि निकलेगी। कितनी वृद्धि हुई है? देखिए क्या हो जाएगा? 0, 0, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, कितना आ जाएगा? 800 रुपया हो जाएगा। ये दूसरे का आंसर आ गया। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन इसी पे है, उसको भी कर लेते हैं। ये समान देखिए तुरंत निकल आया। जब थोड़ा सा आप मेहनत कर लेंगे, ऐसे मान निकालेंगे तो तुरंत आता रहेगा, गलत नहीं होगा। देखिए तीसरा कह रहा है, परिवार ने किराने पर वास्तव में इतना खर्च किए।
किराने पर बजट और खर्च की गई राशि में कितना अंतर है। ठीक है, तो किराने का बजट कितना है, देखिए किराना का कितना है 6400 है, और पूरा कितना है 6200 खर्च किया है वास्तव में, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 4672 किराने पर वास्तव में खर्च कर रहा है, तो वास्तव में खर्च हम लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, और एक क्या है आपका, ये है जो 20% का खर्च हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 64 में से ये जो खर्च है इसमें उसको घटा लेंगे, 46 बहुत घटाएंगे कितना आएगा, कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, आ रहा समझ में, 8 हो गया। यहाँ कितना बचेगा, 9, 9 में से 7 गया 2, ठीक। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा 3, ठीक ना, तो 13 में से 6 गया 7, ठीक है। यहाँ कितना 5, 5 में से 4 गया 1, यानी 1728 रुपया क्या होगा, इसका आंसर होगा। आ रहा समझ में, देखिए ये मान जब हमको मिलेगा, जब हम निकाले रहेंगे तभी होगा। यहाँ पे यही कह रहा है, सीधे कह रहा है कि परिवार किराने पर वास्तव में इतना खर्च किए, मतलब उसका पहले से रेशियो था कि 7% खर्च करता है 6400 रुपया होता है, लेकिन ज़्यादा खर्च कर दिया है, तो ज़्यादा खर्च कर दिया तो अंतर पूछ रहा है, तो अंतर निकालेंगे, कहीं माइनस करेंगे तभी ना आएगा, तो वही अंतर किया गया है, 1728 आया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब आपको पहले से जेब खर्चा दिया जा रहा है, ठीक है 100 रुपया, और आप क्या कर रहे हैं 300 रुपया खर्च कर दे रहे हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि कितना अंतर हो गया है वास्तव में और जो बाद में खर्च कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बहुलक का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है, बहुलक ज्ञात करना है। देखिए जो आंकड़ा दिया है इसमें कह रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए हम क्या करते हैं, ये देखिए ये जूतों की जो माप दिया है ये क्या होता है, x होता है, और यहाँ पे बीके जूतों को ये जोड़ों की संख्या क्या है, यफ हम मानते हैं, जिसको बारंबारता भी बोला जाता है। ठीक है, तो जब हमको बहुलक निकालना होता है तो हम सबसे पहले बारंबारता देखते हैं। बारंबारता क्या है, यफ है। अब इसमें देखते हैं किसका मान ज्यादा है, मतलब कौन सी संख्या ज्यादा सबसे बड़ी है। ठीक है, तो कौन सी है, देखिए इसमें 35 है। ठीक है, आ रहा समझ में, इसका मतलब हुआ कि ये जो संख्या है इसके साथ जो होगा यक्स का ये, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। आ रहा समझ में, कई बार इसको हम बता चुके हैं, प्रैक्टिस भी करा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप कर ले जाओगे। क्या होगा इसका 7 आंसर होगा। ठीक है, आ रहा समझ में, कहने का मतलब जो 7 जो माप है जूते का, ठीक है, वो 7 नंबर का जो है वो 35 है, 35 जोड़ा है। आ रहा समझ में, 35 जोड़ा जूता जो है कौन से हैं, 7 नंबर के। आ रहा समझ में, तो इसका आंसर क्या होगा, सेम हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे सीधे। इसमें बहुलक पूछा था, स्टैटिक्स क्वेश्चन है, स्टैटिक्स में यही बहुलक हो गया, माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, यही है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 6/4 को भिन्न के रूप में लिखिए। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए 6/4 को कह रहा है भिन्न के रूप में लिखने के लिए। तो भिन्न के रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इनका कर लिए 6 चौको 24 से 25, 25 बटे क्या हो जाता है 4, अब गुणे क्या करेंगे 100 कर देंगे। आ रहा समझ में, देखिए 25 चौको 100, तो क्या हो जाएगा 1/16, यही क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा इसका, और इसी का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यदि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 हो तो कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो अनुपात क्या दिया है, 7:5 का। आ रहा समझ में, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 7 5 12, ठीक 12 हमको मिल गया। अच्छा है, ऐसे भी कर सकते, इसको x मान लीजिए, इसको x, तो यहाँ पे 12x हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे कि जो संख्याएं दी गई है, संख्या कौन कौन सी दी गई है, 36 है, 50 है, 60 है, 120 है। तो देखेंगे कि इससे ही कटने वाले हैं कि नहीं है, जो नहीं कटेगा वही इसका आंसर होगा। चलिए तो 12x है, तो ये ले लेते हैं पहले को, 36 कट जाएगा, 3 बारों कटेगा, तो भाई ये संख्या है। ठीक, ये आंसर नहीं होगा आपका। फिर से चलिए 12x है इक्वल टू 50 है, चलिए x कटेगा, नहीं कटेगा, यानी जो इसका आंसर होगा वो कौन सा 50 होगा। वैसे इसको भी देख लीजिए 60 को, तो 12x इक्वल टू 60, तो क्या हो जाएगा 5 बार कट रहा, ये भी संख्या होगा लेकिन आंसर नहीं होगा। वैसे ही 12x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू 10, ये आ गया। कहने का मतलब सारी संख्या कट रही है, केवल एक को छोड़ के, किसको 50 को। ठीक है, तो वही कह रहा है कौन सी संख्या कुल संख्या के बराबर नहीं होगी, कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं होगी, यही होगा। ठीक, कौन सा आंसर होगा इसका 50। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु के लागत मूल्य पर क्रमशः 10% तथा 20% छूट दी गई है। छूट दी गई है कौन कौन से? 10% और 20%। ठीक है, और कह रहा है तदनुसार बिक्री मूल्य 720 तय किया गया है। यानी विक्रय मूल्य कौन सा है? कितना है? 720 है, सॉरी 720 रुपया है। ठीक है, तो कह रहा है लागत मूल्य था, अतः लागत मूल्य था तो मान लेते हैं, माना लागत मूल्य बराबर यक्स। अब लागत मूल्य पे इतना प्रतिशत दिया है, और जब इतना प्रतिशत दे के बेचा है तो कितना आया है? 720 आया है। तो इसको क्या कर लेते हैं, इसके लिए होता है कई, लेकिन यहाँ पे सिंपल लिखिए, यक्स इंटू लागत मूल्य पे ही ना दे रहा है छूट, तो देखिए क्या देगा, 90/100 गुणे छूट दे रहा 20 का, तो 80/100 इक्वल क्या देगा? 720 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यक्स इक्वल टू 720, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लट जाएगा, चाहिए पे कर लीजिए 9, 10, 8, 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 चौको 8, 2 पचे 10। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए जाएगा उधर तो 50, 10 50, अब पानी क्या जाएगा, 4 9 36। ठीक है, तो इसको काटिए, 36 दूनी 72, यानी क्या हो जाएगा 100। ये यहाँ पे 100 1000 रुपया हो जाएगा, कहीं परसों में कुछ गड़बड़ी हुई होगी। ठीक है, आ रहा समझ में, 1000 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समखष्टभुज के आंतरिक कोण और उसके बाह्य कोण के मापों का अनुपात कितना होगा? तो हम आपको बताए हैं, पॉलीगन वाला जब चैप्टर पढ़ाए थे तो विधिवत बताए थे। देखिए, जब कहेगा आंतरिक कोण का माप या योग, तब हम क्या करते हैं, और जब केवल दिया रहता है आंतरिक कोण, तब क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, उसको देखिए, कह रहा है समखष्टभुज के आंतरिक कोण। चलिए लिख लेते हैं, समखष्टभुज के आंतरिक कोण का माप कर रहा है, का माप बराबर अनुपात दिया, तो अनुपात के लिए हम क्या करेंगे, बराबर कर लेते हैं। उसके बाद बाह्य कोण का माप, देखिए यहाँ लिखते हैं, बाह्य कोण का माप। अच्छा, ये बाह्य कोण किसका है? समखष्टभुज का ही है। आ रहा समझ में, या चाहे किसी भी बहुभुज का होगा बाह्य कोण, तो उसका माप बताएंगे अभी। देखिए, अगर यहाँ पर केवल इतना देता आंतरिक कोण, अगर आंतरिक कोण होता तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, 2n-4 अपान 19 अपान n होता है। आ रहा समझ में, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, माप दिया है, तो माप के लिए हम केवल लिखते हैं 2n-4 इंटू 90। आ रहा समझ में, वैसे ही यहाँ चलिए बाह्य कोण है, बाह्य कोण अगर पूछता बाह्य कोण का, ठीक है, केवल बाह्य कोण कहता, समभुज चाहे किसी भी बहुभुज का केवल बाह्य कोण पूछता, तो क्या करते हैं हम 360/n कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं है, पूछा है उनके कोणों का माप, तो माप के लिए हम क्या करते हैं, केवल 360 लिखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, दोनों में हम अंतर बता रहे हैं। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे n क्या है, भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या है। ठीक, देखिए भुजाओं की संख्या हमको मालूम है, खष्टभुज कह रहा है, खष्टभुज, खष्टभुज का मतलब भुजा क्या है, 6 है। तो चलिए यहाँ रख देते हैं, 2 गुणे 6 -4 इंटू 90 इक्वल टू 360। आ रहा समझ में, तो अब क्या करेंगे, 6 दूनी 12 -8। ठीक है, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा, 360/90, काट दीजिए, 9 चौको 36। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे बचेगा 4, सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ 4 है, तो क्या हो जाएगा 8, और यहाँ क्या हो जाएगा 4, तो 4 करने 4 4 दूनी 8, यानी 2 संबंध 1 का अनुपात मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अरे समझ में, इसमें कुछ करना नहीं होता है, केवल ये समझना, आंतरिक कोण केवल दिया है, इतना केवल दिया है तो बताए थे इधर, अगर माप पूछेगा तो आप ये वाला केवल रखेंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट एक अन्य वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है, तदनुसार उन दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य क्रमशः कितना होगा? तो हम क्या करते हैं, इसको जल्दी से करना होता है तो हम ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है छूट के बराबर है, एक वस्तु पे जितना दे रहा है दूसरे वस्तु पे दे रहा है के बराबर है। तो चलिए हम क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, एक वस्तु जिसका लागत मूल्य जो भी हो, तो आप क्या कर रहा है, 20% की छूट दे रहा है उस पर। ठीक है, और दूसरी वस्तु है, एक वस्तु ये हुई है, उस पर कितने का दे रहा है 25% का। ठीक,
ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक वस्तु और ये ऑप्शन से देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें ये देख लेते हैं, एक वस्तु दिया 1000, एक वस्तु का मूल्य दिया है लागत मूल्य, ठीक है 1000 है, तो उस पर हम 20% निकाल लेते हैं और देखें कि दोनों का मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है 800, ठीक है 800 गुणे 25/100 कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या 25 चौक को 100, 4 दूनी 8, 200 आ गया। यहाँ पे देखिए 2500 को 100 ये हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए 1 से 1 काट दीजिए, इससे ये काट दीजिए, कितना हो जाएगा 200 बराबर 200, यानी दोनों क्या है बराबर कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि छूट देने पर बराबर है दोनों का। तो देखिए दोनों तरफ बराबर हो गए कि नहीं, ये क्या हो गया आपका आंसर का। कहने का मतलब जो एक मान है वो कितना है, पहले का लागत मूल्य कितना है 1000 है और दूसरे का 800 है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से छूते हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तदनुसार छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो चलिए अंदर छूते हैं, इसका मतलब होगा देखिए ये कोई रेखा है और यहाँ पे एक कोई वृत्त है, ठीक है, इसी में एक और वृत्त है जो अंदर छू रहा है, देखिए अंदर छू रहा है कि नहीं, ठीक है। और इसका जो बड़े का है उसका केंद्र ये है O, और इसका मान लेते O1 है, ये O2 है, ठीक है। तो कह रहा है देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये बड़ा है ना, यहाँ से देखिए इसको खींच लीजिए, बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं R1 है, ठीक, क्या है R1 है, और क्या है, और दोनों वृत्तों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। आरा समझ, ये टोटल R1 ये पूरे है, जैसे मान लेते हैं ये क्या हो गया आपका P मान लेते हैं, ठीक है। तो OP क्या हो गया है, त्रिज्या है, बड़े का R1 का मान लेते हैं कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक। वहीं पे दोनों के बीच की दूरी कह रहा है, दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्याओं का कह रहा है, समझिए दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी सॉरी, ठीक है। तो केंद्रों के बीच की दूरी एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी O1 व O2 क्या है, ये बीच की दूरी पूछ रहा दिया है, कितना है ये 2 सेंटीमीटर है। आ रहा समझ में, इतना समझ में आ गया होगा। देखिए जब हमको ये पूरा मिल गया और ये मिल गया, इनके बीच की दूरी ये कितना है 2 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा छोटे वृत्त की त्रिज्या बताइए, यानी ये जो होगा P और O2, ठीक है, आ रहा समझ में। तब इसका मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बड़े में से बीच की दूरी अगर निकाल देंगे तो नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, पहले निकालिए O1 और P, ठीक है, कितना है माइनस कर देते हैं, क्या हो जाएगा O1 O2 इक्वल टू कर देते हैं, अब जितना है कितना है ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना है बीच की दूरी 2 है, कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई, यही आपका आंसर हो गया। अरे समझ में, इसको और भी तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन आप कुछ नहीं कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे देखते हैं क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x² - 4x + 3 और x² - 5x + 6 का लॉस पूछ रहा है। पहला दिया है देखिए x² - 4x + 3 और दूसरा दिया है x² - 5x + 6, दो दिया है, इसका लॉस कह रहा है। लॉस का मतलब क्या होता है कि जो कॉमन रहेगा उसको तो लिखेंगे, जो नहीं कॉमन रहता है उसको भी लिखते हैं, तभी लॉस आता है। चलिए इसको पहले सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 3 का गुणनखंड कीजिए, क्या करेंगे आएगा देखिए x² - 3 + 1 x + 3 = 0, ठीक है। सॉल्व कीजिए x² - 3x माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, x + 3 = 0, पेयर बना लीजिए। यहाँ से क्या निकलेगा x - 3, यहाँ क्या निकलेगा 1, अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा बदल x - 3 = 0, तो क्या हो जाएगा ये का 1 है x - 3 और x - 1 = 0, ठीक है। ये पहले का आ गया। अब इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, इसका गुणन कीजिए 2 3 6, दोनों को जोड़ेंगे 5 आ ही जाएगा। x² - 2 + 3 x + 6 = 0, तो x² - 2x - 3x अंदर का चिन्ह बदलना है, ठीक है, माइनस बाहर होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, +6 = 0। तो इसको पेयर बना लीजिए, क्या निकलेगा x - 2, यहाँ से क्या निकला माइनस, यहाँ देखिए 2, अभी तो होगा क्या हो जाएगा सॉरी 3 यहाँ से निकाल दीजिए, 3 निकालने में क्या आ जाएगा x - 2 = 0। तो अब सॉल्व कीजिए, ये और ये क्या हो जाएगा कॉमन है, तो इसको निकाल लीजिए, जो बच रहा है उसको लिख लीजिए x - 3 = 0। आ रहा समझ में, ये हो गया। अब हमको लॉसन निकालना है, क्या निकालना है लॉसन, ठीक है। तो जो मिला उसको लिख लीजिए x - 3, ठीक है, एक का क्या मिला x - 3 और
एक्स माइनस वन, दूसरा कितना मिला है एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। सारा समझ में। अब इसी में लॉस हमको निकालना है, दो मिल गया, ये लिख लिए और ये लिख लिए। अब इनमें हम देखेंगे कामन क्या है। देखिए ये कामन है, इसको लिख लीजिए एक्स माइनस थ्री, और जो कामन नहीं रहता उसको भी लिख लेते हैं, यानी एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। ठीक है, तो देखिए आंसर आया है कि नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी एक्स माइनस वन आया है, एक्स माइनस टू आया है, एक्स माइनस थ्री आया है, यानी जो ऑप्शन डी है वही क्या है आपका आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी ई एफ एक समखष्टभुज है जिसके प्रत्येक भुजा ए है। इस समखष्टभुज के विकर्ण ए सी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, समखष्टभुज कह रहा है, तो समखष्टभुज का सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। समखष्टभुज का मतलब जिसकी 6 भुजाएं, देखिए ऐसे बना लीजिए। देखिए खष्टभुज बनाइए, एक दो, दो चार, दो छः। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए, नाम क्या देंगे, ऐसे दीजिए ए बी सी डी ई एफ। सारा समझ में ये आ गया। कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक भुजा क्या है, ए है। भुजा क्या है, प्रत्येक भुजा ए है, तो देखिए प्रत्येक ए लिख लीजिए। ठीक है, और विकर्ण कह रहा है ए सी की लंबाई पूछ रहा है, विकर्ण ए सी की लंबाई पूछ रहा है। ये सारा समझ में क्या पूछ रहा है, ए सी जो विकर्ण है ये देखिए इसी का मान पूछ रहा है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए सी का मान, यानी ए सी क्या हो गया, इसमें विकर्ण हो गया। ठीक है, तो हम जब निकालेंगे देखिए ए सी का स्क्वायर निकालना है। सारा समझ में, तो हम क्या करते हैं, ए बी का स्क्वायर करते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, सारा समझ में। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहीं पे माइनस टू ए बी इंटू बी सी करते हैं। ठीक, क्या कर देते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। तो उसके बाद देखिए ये कोण है आपका बन रहा है, यहाँ कोण कितना बन रहा है, तो ये 120 का, कितना का बन रहा है, 20 का। इस कोण को हम क्या मान लेंगे, कास बी। ठीक है, कास बी मान लेंगे। ठीक है, तो कास बी का मान हम रखेंगे। आ रहा समझ में, यानी इसके जगह पर क्या करेंगे, देखिए अब ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस टू है इंटू क्या हो जाएगा, ए बी, ये टू ए हो जाएगा, फिर इंटू ए बी सी भी तो है। ठीक है, इंटू अब ये क्या है, कास, ये कास यहाँ पे बी है तो यहाँ पे हम 120 रख देंगे। ठीक है, तो 120 कास 120 का मान कितना आएगा, माइनस 1/2। आ रहा समझ में। ठीक, जब इस तरह का दिया रहे बहुभुज और उसमें विकर्ण का मान पूछे, विकर्णों की संख्या अगर पूछता है तो उसके लिए बताए थे n इंटू एन माइनस 3/2 उससे निकलेगा, लेकिन मान पूछ रहा है, माप कितना है, तो आप हमेशा उसका कास थीटा जरूर लेंगे। आ रहा समझ में। ठीक, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ये इंटू क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक, इतना है समझ में। अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखिए 2a स्क्वायर है ना, और यहाँ पे माइनस 2a है, ये है, देखिए यहीं पे समझा दे रहे हैं। यहाँ पे माइनस ए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सारा समझ में। देखिए माइनस माइनस गुना तो क्या था, प्लस हो जाता है, और यहाँ क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2 से काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। आ रहा समझ में। तो इधर देखिए ac स्क्वायर दिया है, तो ac बराबर क्या हो जाएगा, √3a स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा। आ रहा समझ में। ac का मान कितना आ गया है, a √3। देखिए तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में। यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखिए कुछ नहीं होता, ac का हमको ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा देते हैं, ए प्लस बी का, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को निकालने के लिए, मतलब इसको निकालने के लिए, विकर्ण को निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आ रहा समझ में, तो वही यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है, तो उसको क्या लिख दिए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2abc ऐसे। ठीक है, ए इंटू बी, उसी पे इसको रख दिए हैं। अब मान क्या रखे हैं, ये ए बी और बी सी। यहाँ पे केवल अगर ए होता तो ये लिख लेते, इसी पर रखें और उसका कास्ट बी भी निकालें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। कह रहा है कुमार एक वस्तु 21 में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की वस्तु क्रय की थी। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, बेचता है, विक्रय मूल्य कितना है, 21 रुपया में बेचता है।
विक्रय मूल्य 21 है। ठीक है, कह रहा है कि जिससे उसको उतने % की हानि होती है। ठीक है, तो हम बताए थे इसमें क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम बताए थे एक सूत्र कहिए या ट्रिक कहिए या फार्मूला कहिए। ठीक, नहीं बताए थे तो अब बता रहे हैं, इसको जान लीजिए। जब भी हानि की बात हो, अगर इसमें हानि की बात हो रही है तो इसके लिए क्या होता है, लिखा जाता है 10√x - 25 + 20। आ रहा समझ में? ये हानि के लिए, जब इस तरह का क्वेश्चन हो और उसमें हानि की बात की गई हो, कहने का मतलब कोई वस्तु है उसको बेचता है तो इतने में बेच रहा है। ठीक ना, जब बेच रहा है कहेगा कि लाभ होता है तो उसके लिए हम बताएंगे कुछ और, हानि होता है। ठीक है, तो बता रहे हैं ये वाला, इसमें दिया है हानि होती है, तो जब हानि होगी ना तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा। आ रहा समझ में? आ गया होगा। अगर यहीं पे लाभ क्वेश्चन में रहता, लाभ दिया रहता, तो उसके लिए क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य भी हो सकता है, चाहे विक्रय मूल्य भी पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन इतना याद रखिएगा, लाभ होता है या चाहे हानि होता है। इस क्वेश्चन में इसमें तो हानि होता है तो ये फार्मूला लग जाएगा, और वैसे कहेगा तो क्या हो जाएगा 10√25। ठीक है, प्लस एक्स कहिए या चाहे ऐसे भी कर लीजिए, x + 25 बात एक ही है, -50। ठीक है, केवल यहाँ तक रहेगा, ये केवल यहाँ तक ये रहेगा। आरस में √। ठीक है, जब लाभ होगा तो लाभ में हमेशा हम हटाए, जब हमारे पास ज़्यादा पैसा हो जाता है, ज़्यादा फायदा होता है तो हम किसी को आराम से दे देते हैं, तो देखिए माइनस कर दिया है। जब हानि होता है, नुकसान होता है, हम किसी से ले लेते हैं, देखिए यहाँ ले लिए, वही कह रहा है। ठीक, यहाँ पे सॉल्व कीजिए। एक्स का मान कितना है, 21 है, ये एक्स ही तो था, विक्रय मूल्य एक्स मान लेते हैं। ठीक है, आरा समझ में? अब देखिए -25 और +50, इसको सॉल्व कीजिए। 10 √ ये कितना हो जाएगा, 25 में से 21 गया 4, प्लस 50 ये क्या आ जाएगा, 2 का होता है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं, प्लस 50। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 + 50 यानी 70। ठीक है, देखिए इसमें 70 दिया है कि नहीं, 70 दिया है। आ रहा समझ में? क्या हो गया ये 70, ये आंसर आ गया। ठीक, इसमें दिया है 30 या 70, तो सही कह रहा है 30 या 70 है, तो अब मान लीजिए 70 यहाँ पे आ गया। ठीक है, आ गया 70। अगर एक्स का मान हम यहाँ रखे होते और उसको सॉल्व करते, ठीक है, तो कितना आता, 40 नहीं आता, तो 40 हम घटा देते तो क्या आता, 30 आ जाता। आप समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कह रहे हैं हम। एक्स का मान लीजिए कितना, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना दिया था, 31 दिया था। ठीक है, तो 31 में से हम क्या करते, 25 घटा देते। ठीक है, घटा देते कितना आता, 4 आता है, तो 4 दाम में क्या होता, 40 हो जाता, वही 40 में घटा देते 30 आ जाता। कहने में केवल आप इसको याद रखिएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोनों बता दिए हैं, अगर बेचने पे या खरीदने पर लाभ हानि दिया प्रतिशत का, तो आप दोनों सूत्र में से कोई एक लगा दें। अगर हानि है तो ये वाला अभी बताए थे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है तथा उनका गुणनफल 144 है। ठीक है, धनात्मक कह रहा है, तो मानते एक संख्या x है दूसरा y है, यही तो मानते हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार x और y मानने के बाद या उस अनुसार क्या योग कर रहा है, तो हम क्या करेंगे x + y = 25, ये मिल गया। और दूसरा कह रहा है कि उनका गुणनफल यानी x y क्या है, आपका दिया है 144। ठीक, तो कह रहा है संख्याओं का अंतर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं फार्मूला को बार बार बताए हैं। इसका मतलब क्या होता है, x - y का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 4xy ये होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक तो नॉर्मली सब कुछ जानता है a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, लेकिन यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर = क्या हो जाएगा, x - y का होल स्क्वायर प्लस 4xy। अब चलिए यहाँ पे मान रख देते हैं, मान रखेंगे, ये देखिए कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर। यहाँ पे x - y हमको निकालना है क्योंकि अंतर कह रहा है ना, अंतर यहाँ पे x - y, अंतर का मतलब क्या हो, यही है ना, पूछ रहा है अंतर बताइए। ठीक है, तो यहीं से निकलेगा। अब 4 × ये कितना है 144, साल कर लीजिए। 25 का कितना होता है 625, x - y का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है 4 × 16 का 86, 1 4 × 16 1 17 का 7 हासिल 1 4 × 4 1 5 576 है। अब 625 में से क्या करेंगे हम 576 घटा देंगे तो x - y = कितना आ जाएगा, देखिए x - y का होल स्क्वायर यहाँ लिख दिए। अब इनमें से घटाएं तो कितना होगा 49 होगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो x - y = क्या हो जाएगा, ये वर्ग इधर जाएगा तो क्या अंडर रूट हो जाएगा, सेम है, यानी जो x - y का मान आएगा वो कितना आएगा 7 आएगा। ठीक,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला याद रहेगा तो तुरंत आ जाएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम बताए थे इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, ए को यम मान लेते हैं, ए को एन मान लेते हैं। तो यम पहले को क्या मानते हैं, पहले को यम मान लेते हैं, वो कितना है आपका 18 है। दूसरे को एन मान लेते हैं, वो कितना है 16 है। ठीक है, इसमें कौन है लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो हम बताए थे इस तरह क्वेश्चन के लिए क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर यम माइनस एन अपान एन इंटू 100। ठीक है, तो यम कितना है 18 माइनस 16, एन कितना है 16 नीचे लिख लेंगे गुणे 100, क्या हो जाएगा गुणे 100। तो देखिए 2 8 है 16, देखिए 4 दूनी 8, ठीक है 4 दूनी 8, 4 बचे 20, ये कितना हो जाएगा यानी 12.5, इसका क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत हो जाएगा। आ रहा समझ में, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ऐसे ही लगाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप यम एन मान लेंगे और उसको इसमें रख के निकालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 है, तदनुसार उस बहुभुज की भुजाएं होंगी। अभी ऊपर बताए थे कि यहाँ पे केवल दिया है योग, कह रहा है आंतरिक कोणों का योग, तो हम बताए थे उसके लिए क्या करते हैं, आंतरिक कोणों का योग के लिए देखिए लिख लेते हैं, आंतरिक कोणों का योग बराबर क्या होता है 2n-4 इंटू 90, बस यही करना है। ठीक है, तो योग कितना दिया है 1440 दिया, तो लिख लेते हैं 1440, यहाँ पे 2n-4 इंटू 90 दिया है, तो हम इसको अंदर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 180 एन, 9 चौको 36 360। ठीक है, तो इधर लेके आइए 1440 प्लस हो जाएगा 360 इक्वल टू 180 एन। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 1800 हो जाएगा, हो जाएगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 1800 बटे 180, इसको काट दीजिए तो कितना आएगा यानी इक्वल टू 10, यानी भुजाओं की संख्या क्या होगी 10 आएगी। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आ रहा समझ में, देखिए कोणों का योग क्या कहता है कि बहुभुज के आंतरिक कोण, और पूछता तो आप वो वाला लगाते n/2 कर देते यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते, अंतर समझते जाइए, अंतर समझते जाएंगे कभी गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है, जब दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 11 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, तो तब पाई इक्वल टू 22/7 के आधार पर इन दोनों वृत्तों के वलयी का क्षेत्र होगा। देखिए कह रहा है ये बड़ा वृत्त हो गया, इसका वो है सकेंद्रित कह रहा है, सकेंद्रित का मतलब होता है एक ही केंद्र होगा दोनों का। ठीक है, वो है ये माने। ठीक है, वहाँ पे कह रहा है एक का त्रिज्या जो दिया है, ठीक है 11 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हो गया आपका 11 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब R1 11 सेंटीमीटर है, इसको कैपिटल लिख लेते हैं, हटाइए R हो गया। ठीक है, और दूसरे का दिया है छोटे वाले का मान लेते कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी ये जो होगा ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि वलयी का क्षेत्र यानी इसका कह रहा है कि कितना होगा। आ रहा समझ में, तो हम क्या करेंगे बड़े वाले का क्षेत्रफल से छोटे वाले क्षेत्र को घटा देंगे, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। देखिए कैसे लगाते हैं। ठीक है, वलयी का कह रहा है, वलयी का क्षेत्रफल, ठीक है क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई r स्क्वायर, तो पाई R1 R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर। आ रहा समझ में, बड़े वृत्त की त्रिज्या छोटी वृत्त की त्रिज्या, यहाँ से पाई को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा R1 R स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा 11 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे छोटे का है तो ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। आ रहा समझ में, ठीक है रख दीजिए, ये 22/7 और ये कौन सा फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसका एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में एक कोष्टक ए माइनस बी। ठीक है, आ रहा समझ में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कोष्टक में ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी, ये वाला रखें। अब देखिए 22/7 गुणे यहाँ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बताइए 11 से 4 जाएगा 7। ठीक है, इससे काट दीजिए, अब कितना बचेगा, तो ये 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 15 दूनी 30 3 33, यानी ये क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी तथा 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी होगी, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्या होगी, कह रहा है क्वेश्चन किसे
हम चलते हैं क्वेश्चन के अनुसार 5 वर्ष पूर्व देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व ए की आय देखते हैं और बी की आय देखते हैं। ठीक है, कह रहा है बी की आय की 3 गुनी थी, यानी ए की जो आय थी वो कितनी थी, बी की पहले देख लेते हैं एक्स है। अब बी की आय तो 3 गुनी थी किसकी, ए की आय, तो 3x कर देते हैं। आ रहा समझ में। तो अब नेक्स्ट देखते, कह रहा है 10 वर्ष बाद, चलिए तो 10 वर्ष बाद ए की क्या होगी आय, ये भी जान लेते हैं, और बी की आय भी जान लेते हैं क्या होगी। आ रहा समझ में। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब रहता है तो 5 वर्ष पूर्व था ना, ठीक है, तो हमारे उन लोग ए और बी की आय क्या थी, इतनी इतनी थी। तो प्रेजेंट टाइम में जैसे इस समय उनकी आय क्या हो जाएगी, 5 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे 5 हो जाएगी ऐसी, यहाँ पे 5, ठीक, ये आ गया है। अब उसके बाद 10 वर्ष के बाद, तो ये प्रेजेंट का आया है, ये तो 5 वर्ष पहले का इतना था, ये 5 वर्ष पूर्व का, लेकिन प्रेजेंट टाइम का क्या हो गया है, इतना हो गया, 5 जुड़े हैं। अब करा 10 वर्ष बाद, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे। आ रहा समझ में, ठीक, तो हम क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 वर्ष बाद का निकल आएगा। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम पूछता है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बताइए 3x + 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 15, यही होगा ना। ठीक, तो हम क्या करते हैं वही यहाँ पे लिख लेते हैं। ए की आय क्या हो जाएगी बताइए, 3x + 15, और बी की आय क्या हो जाएगी, x + 15। हम यहाँ पे पूरा बता दिए हैं, ये सब मिला के 10 वर्ष के बाद वाली स्थिति आई है। यहाँ पे हमको ये बताना था कि ये 15 कहाँ से आया है इसमें, तो हम कैसे लाए हैं ये। ठीक है, इन दोनों को ये 2 बार जोड़ना, ये पूर्व वाला है और ये बाद वाला है, यानी बाद में 10 वर्ष बाद ये स्थिति मिलेगी उन लोगों के उम्र में, आय में। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न आंसर लगाते हैं। प्रश्न आंसर क्या कह रहा है, प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा, ए की आय कितनी हो जाएगी, 3x + 15 = बी की कितनी हो जाएगी, x + 15। ठीक है, आ रहा समझ में। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि ए की आय बी की आय की 2 गुनी थी, बी की आय की 2 गुनी कौन है, ये है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका 2 गुना करेंगे। इसका कह रहा है प्रश्न अनुसार इसका 2 गुना ये है, यानी बी की आय की 2 गुनी क्या है, ये है। तो जब ये 2 गुनी है तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 गुना करेंगे। चलिए कीजिए, 3x + 15, यहाँ क्या आ जाएगा 2x + 15 दूनी 30। आ रहा समझ में। अब इसको कीजिए 3x, ठीक है, -2x इधर लेके आइए, यहाँ क्या जाएगा 30 - 15, तो क्या हो जाएगा x = 15 हो जाएगा। आ रहा समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधे, ठीक है, किस में मान रखेंगे, मान किस में रखेंगे, मान हम रखेंगे जो पहले माने थे, जैसे ये इसमें और इसमें, 5 वर्ष पूर्व वाले में। आ रहा समझ में। जैसे 5 वर्ष पूर्व में क्या हुआ था, ए का मान कितना था 3x + 5, ठीक है, और बी का कितना था x + 5। आज समझ में, इसी में रखेंगे। ये टोटल ये 10 जो जोड़े थे 10 वर्ष बाद ना, तो वो नहीं, ये 5 वर्ष पूर्व जो मान है ए और बी का, उसी में हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। चलिए ए के मान में रख दीजिए, 3 इंटू कितना आ जाएगा 15 + 5, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करिए कितना है, 15 × 45 5 50, 50 वर्ष इसका हो जाएगा ए का। और बी का क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ क्या करेंगे, 15 है 5, यानी ये 20 वर्ष हो जाएगा। आ रहा समझ में, यही क्या है इसका आंसर है। ठीक, ऑप्शन में दिया है ए, वही आपका सही आंसर होगा। आ रहा समझ में, इतना आ गया होगा समझ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट चली गई है, थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी, कोई बात नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताए थे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये कई बार पढ़ा दिया गया है, बता दिया गया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण बटे 2। 2 विकर्ण दिया है ना, देखिए 16 12, 16 × 12 बटे 2, तो 2 × 8 = 16, 12 × 8 = 96 वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर हो चाहे मीटर में हो, सेंटीमीटर में तो 96 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आंसर, ज़्यादा इसको बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक है, मतलब एक ही
5 इकाई है और उनका कर्ण 13 है, तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, त्रिभुज बना लेते, संपूर्ण त्रिभुज कह रहा है, पहले क्लियर कर दिया है, ए बी सी। ठीक है, इसमें कह रहा है एक भुजा 5 है, तो मान लेते ये 5 हो गया। ठीक है, और कर्ण क्या दिया है, 13 दिया है, तो जब हम पाइथागोरस से निकालेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, संपूर्ण त्रिभुज है ये, 90 डिग्री दिया है। ठीक, आ रहा समझ में। अब यहाँ पे हो गया 90। अब देखिए क्या करेंगे, पाइथागोरस आप निकाल लीजिएगा, इतना आएगा। चाहे हम रेशियो भी दिए थे कि अगर ये अनुपात दिया है तो वो क्या होगा, संपूर्ण रहेगा। संपूर्ण पहले दे दिया है, यानी 5 13 12 का अनुपात क्या होगा, संपूर्ण बनाएगा। ठीक है, अब देखिए संपूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, लगा लेते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। ठीक है, 1/2 गुणे आधार कितना है 12, लंब 5, 2 छक्की 12, 6 5 30, यानी 30 क्या हो जाएगा, वर्ग एकक हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन रह जा रहे हैं। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्योंकि लाइट है नहीं। आई होप कि, मुझे मतलब लगता है कि आप लोग को देखने उखने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, दिखाई स्पष्ट नहीं दे रहा होगा। तो अब यहाँ तक जितना भी पढ़ाएं अगर समझ में आपको आ गया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।